हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्नों को आप सबके सामने हल करवाया है। इस वीडियो में पहले कंसेप्ट को समझाया जाएगा, उसके बाद उसी से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज़ को हल किया जाएगा, इससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और उनका अभ्यास भी हो जाए। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए, देर न करते वीडियोस को शुरू करते हैं और स्टडी करते हैं। आइए, सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसा कि आप ये ग्लोब को देख रहे होंगे, ठीक है। इस ग्लोब में आप सबको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। आइए देखते हैं आगे। इसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी की आकृति का एक हूबहू, जैसे पृथ्वी है उसी की आकृति का एक आर्टिफिशियल चित्र होता है, एक आकृति होती है बनाई गई। अगर हम ग्लोब को देखें और उसकी आकृति को देखें तो उसमें से बीचों बीच से जो रेखा जाती है, मतलब ठीक मध्य से, अगर आप उस रेखा से उस ग्लोब को बराबर इक्वली काट दीजिए तो उसको काट देने पर आधा हिस्सा, ठीक आधा हिस्सा ऊपर का जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे का आधा हिस्सा ठीक जो है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक, इतनी चीजें पहले आप जानिए। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए, यहां पर जो है ये मान लीजिए 0 डिग्री यहाँ है, क्योंकि जो विषुवत रेखा होती है जो पृथ्वी को बराबर हिस्से में बांटती है, जब भूमध्य रेखा कह लीजिए, इसका जो अक्षांश होता है वो 0 डिग्री होता है ना। इसका जो अक्षांश होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। अब यहीं से आप एक एक डिग्री का फर्क लेते जाइए। मान लीजिए ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, है ना। ऐसे करते 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 ऐसे आप आते जाइए। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे एकदम ठीक उत्तरी गोलार्ध के ऊपर, तो ये जो है आपका 90 डिग्री का कोण बना देगा, 90 डिग्री का। ठीक है, और हर अंश पर एक एक ऐसे लाइन ड्रॉ की जाती है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ऐसे, ठीक, हर डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ होती है जो कि आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी। जाहिर सी बात है कि अगर एक एक डिग्री पर बन रही है तो कुल 90 अंश होता है, इसलिए 90 अक्षांश रेखाएं इधर हो जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में, और ठीक नीचे भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, तो नीचे भी 90 डिग्री की रेखाएं हो जाएंगी, अक्षांश रेखाएं, है ना। तो कुल मिलाकर के 90 डिग्री ये, 90 डिग्री नीचे से, मतलब 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, और एक रेखा भूमध्य रेखा जो है वो भी आपकी अक्षांशी रेखा ही होती है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 90 डिग्री, 90 डिग्री और 1 डिग्री, 90 90 180 और 181 डिग्री, कुल मिलाकर के डिग्री नहीं, 181 अक्षांश रेखाएं आपकी होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रेखाएं, पहली बात तो ये जान लीजिए कि इन रेखाओं का ये वास्तव में पृथ्वी पर नहीं बनाई हैं, लेकिन इनको समझने के दृष्टिकोण से बनाया गया है। उसके बाद आइए देखते हैं कर्क रेखा। इन्होंने ये देखा कि सूरज जो है वो किसी एक अक्षांश, स्पेसिफिक अक्षांश से भूमध्य रेखा के उत्तर में जाता है और फिर वहीं से ये लौटने लगता है और दक्षिण में आता है उतने ही अंश पर। वो अक्षांश है आपका 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। याद कर लीजिए इसको,
सूरज इन अक्षांशों के ऊपर उसकी सीधी रोशनी पड़ती ही नहीं, पड़ेगी ही नहीं। इन्हीं दोनों के बीच में सूरज जो होता है वो उसकी रोशनी आती जाती रहती है, और भूमध्य रेखा पर तो हमेशा ही सीधी पड़ती है। अब यहां पर बात ये आई कि इनको क्या कहा जाए, तो इनका जो नाम रखा गया भूमध्य रेखा से उत्तर वाली को, वो रखा गया कर्क रेखा। क्या रखा गया? कर्क रेखा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और भूमध्य रेखा से ठीक 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा आपकी आई, काल्पनिक रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, उसको कहा गया मकर रेखा। इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में सूरज की रोशनी साल भर सीधी पड़ती है। कभी ऊपर की तरफ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, कभी नीचे की तरफ हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। इसी वजह से अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत के बीचों बीच से होकर के जो रेखा गुजरी है, वो रेखा कौन सी है? भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है वो है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। आइए अब यहीं पर और थोड़ी सी बात जान लेते हैं। हमने आपको ये बताया 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तर जो है वो आपका क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव वृत्त कहलाता है। ठीक है, उत्तरी उपोष्ण कटिबंध कहलाता है ये क्षेत्र जो है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। और उसके ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी चीजें आप पहले समझिए। आइए देखते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कर्क रेखा, ये जो है वो कर्क रेखा, ये कह लीजिए या आप कह लीजिए अक्षांश रेखा है ना। अक्षांश रेखा भी कर्क ही रेखा है आपकी। अक्षांश रेखा है लेकिन वो कर्क रेखा भी है, उसका स्पेसिफिक नाम रख दिया गया है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। चलिए, ये आपका मैंने बताया कौन सी रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है, जानिए कि दो कर्क रेखाओं के जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो हमेशा बराबर होगी, और ये दूरी जो होती है वो होती है 111 किलोमीटर। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक, अब यहां पे कर्क रेखाएं जो हैं हमारी, उनको खींचने से मतलब उनको क्यों बनाया गया? उनको इसलिए बनाया गया, पहली बात तो ये कि हम डायरेक्शन देख सके किसी चीज का, दूसरी चीज ये कि हम ये जान सके कि कहां पर कितनी ऊष्मा धरती को प्राप्त होती है, उसका एक आइडिया लग सकता है। यही 2-3 चीजें हैं जो कि कर्क रेखा के थ्रू हम जान सकते हैं। मतलब कर्क रेखा जो है वो ये बताती है, कर्क रेखा या मकर रेखा या अक्षांश रेखा, कि आप का किसी भी क्षेत्र में जो है वो कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी, है ना। कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी, वो कौन से जोन में है, ठंडे वाले है, उपोष्ण है या शीत कटिबंध में है, ये आप कर्क रेखा, मकर रेखा और अक्षांश रेखाओं के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और मैंने ये बता ही दिया कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो आपकी, देखिए देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा ये जो सीधी वाली है ना, ये जो सीधी वाली रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी देशांतर रेखा है। मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, मतलब उत्तरी ध्रुव से चलेगी और दक्षिणी ध्रुव तक आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, उसके बाद ये दूरियां घटती जाती हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये संख्या में कितनी होती है, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है ना। तो हर डिग्री पर अगर एक रेखा खींची गई तो कुल मिलाकर के एक डिग्री के हिसाब से कुल कितनी रेखाएं हो गई? 360 डिग्री की 360 रेखाएं हो गई। कितनी रेखाएं हो गई? 360 रेखाएं हो जाएंगी। देशांतर रेखा कुल कितनी होती है? 360। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाला। चलिए
आगे आ जाइए। अब हमने यहां पे बताया आपको कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक, देशांतर का मतलब देश के अंतर को बताने वाली टाइम रेखा है एक्चुअली, है ना। तो देखिए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को मिलाने वाली रेखा एक ही होती है। इस रेखा को कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा और इसका अक्षांश जो होता है देशांतर डिग्री जो होती है वो 0 डिग्री होती है ना। प्रमुख इसी रेखा को जो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है और इसका जो देशांतर होता है वो 0 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि ये रेखा कहाँ से होके गुजरी है? लंदन के ग्रीनविच से होके गुजरी है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात, आइए और कुछ जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात जैसे आपका ये है कि एक डिग्री देशांतर का जो अंतर होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 डिग्री देशांतर का जो टाइम अंतर है वो 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, यहां देखिए एक चीज, यहां पे हम आपको एक वीडियो के थ्रू दिखा दे रहे हैं। पहले एक चीज, वो चीज ये है कि पृथ्वी जो होती है वो हमेशा किस तरफ से किस तरफ घूमती है। पृथ्वी की जो गति होती है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। आइए इसको जरा सा देख लेते हैं। पहले देखिए, ये देखिए धरती जो घूम रही है वो कैसे घूम रही है। धरती की जो गति है वो आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ की गति थी ना। धरती की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ, आपके दाहिने हाथ की तरफ घूम रही है। ठीक है, तो यहां पर चलिए देखिए, क्योंकि धरती की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है ना, इस तरफ से इधर की तरफ है, इसीलिए इस रेखा के जो पूरब का टाइम है वो हमेशा आगे रहता है। ठीक है, सूरज जैसे मान लीजिए यहां से चमक रहा है तो पहले सूरज की रोशनी इन क्षेत्रों में पड़ेगी, उसके बाद जब धरती घूमती जाएगी तो फिर धीरे धीरे इस तरफ, यानी आपका पश्चिमी गोलार्ध जो है वहां पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब में दिन पहले होगा और प्रधान यामोत्तर रेखा के पश्चिम में दिन बाद में होगा। सूरज की रोशनी वहां पर बाद में आएगी। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि इसी वजह से, क्योंकि भारत का गोलार्ध जो है वो देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध है, इसीलिए भारत का समय जो है ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। आगे 5.5 घंटा आगे है, मतलब कि अगर ग्रीनविच पर 12 बजेगा, ग्रीनविच पर दिन का 12 बजेगा तो भारत में उस वक्त कितने समय हो रहे होंगे? भारत में उस समय 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, देखिए अब कुछ चीजें यहां पर रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग। कुल देशांतर 360 होते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा आपकी ग्रीनविच से होकर के गुजरी हुई है। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब में समय दिन जल्दी होगा और प्रधान यामोत्तर रेखा के पश्चिम में दिन बाद में उगेगा। भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो टाइम है वो लगभग 4 मिनट का अंतर आता है। 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि भारत का जो समय है वो कहां से लिया गया है। भारत का समय आपका 82.5 डिग्री, फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, भारत का जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया है, देशांतर से लिया गया है, जो कि आपका इलाहाबाद नैनी के पास से गुजरा है। ठीक है, वैसे तो भारत में बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरी हैं, लेकिन भारत को जो मेन आपका पूरे भारत को जो टाइम लिया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत को पूरब और पश्चिम से लगभग बराबर बराबर ये काट देता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरा है। कौन कौन से राज्य हैं देख लीजिए। यूपी है आपका, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उसी लाइन में आता है छत्तीसगढ़, उसी लाइन में आता है उड़ीसा,
और उसी लाइन में आता है आंध्रा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, इन 5 स्टेट से आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरी है, जो कि भारत का मानक समय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से आप किसी भी जगह का लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई भी बंदा है, कोई भी व्यक्ति है जो कि जंगल में जाता है, मतलब ऐसी जगह पर जहां पर वो किसी चीज़ का पता नहीं लगा सकता है, तो अगर उसको अपनी लोकेशन को देखना है तो वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से वो अपनी लोकेशन को आसानी से जान लेता है और अगली बार वो वहाँ पर ईजिली पहुँच सकता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से। अक्षांश और देशांतर रेखाएं बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कक्षा 10 में कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तिक तल के बारे में पढ़ा है। किसी चीज़ को लोकेट करना, बिल्कुल वैसे ही लोकेट कर सकते हैं हम लाइन की सहायता से। ठीक है, तो लगभग जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने इनसे रिलेटेड आप सबको बता दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,